प्रिय विद्यार्थियों, मैथ कैंप सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद की वीडियो लेकर आए हैं। बहुपद हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ना शुरू करते हैं। जो इसकी बेसिक चीजें हैं पहले आज हम उनका डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सी चीजें हैं। पहले हम उन चीजों का रिवीजन कर रहे हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। जैसे उनमें से कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था चर व अचर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये हर क्लास में इनका जिक्र मिलता है। चर, जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं, और अचर, जिसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट बोलते हैं। चर एक ऐसी वैल्यू है जो स्थिर नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और अचर एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे चर के अंदर हमारे पास जितने भी वेरिएबल हम बोलते हैं इनको x, y, z एक्सेट्रा आते हैं। और अचर में नॉर्मली हम नंबर्स काउंट करते हैं, 3, 4, 5 या जितने भी नंबर है हमारे पास वो सारे के सारे अचर में आते हैं। ओके, तो अचर है वो दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो एक होता है पर्टिकुलर कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा होता है बेटा? एक ऐसा कांस्टेंट, जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में इक्वेशन देखी होगी या बहुपद देखी होगी कि ax + b, इस टाइप की देखी है ना आपने। यहाँ पे चर एक है x, और जो a और b है ना ये अचर हैं। a और b है क्या है? अचर। और ये कौन से टाइप के अचर है? ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब अभी तक हमें a और b की वैल्यू नहीं पता क्या है। जब a और b की वैल्यू पर्टिकुलरली हम रख दें कोई भी, मान लो हम इक्वेशन ले लें 2x + 3, तो a कितना हो गया? 2 हो गया, और b कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये आर्बिट्रेरी था और ये क्या हो गया? पर्टिकुलर। यानी a और b की हमने पर्टिकुलर वैल्यू ले ली 2 और 3। इसका मतलब क्या होगा? ये एक बार तो अननोन है, लेकिन जब इनकी वैल्यू पता चल जाती है उसके बाद फिर ये कभी चेंज नहीं होंगे। और ये x जो है ये फिर भी चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको चर बोला गया है और इनको अचर बोला गया है। यार इसमें कोई दिक्कत बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है बहुपद। बहुपद से पहले हमने पढ़े हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं? जो भी चर और अचर को मिक्स करके कोई भी हम बनाते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दी x - y + z, 2x - y लिख दी, 3x + 2 लिख दिया, x² - y² + z² लिख दिया। ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक में आते हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक की अगर बात करें तो ये बहुपद के पार्ट्स में आते हैं। अब बहुपद के लिए हमने जो पिछली क्लासों में सीखा है, हमारे पास 3 तरीके की बहुपद होती थी। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सी होती थी बेटा? एक ऐसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। रैखिक चर की अधिकतम घात 1। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, x - y + z, 2x - 3, 3y, 4y - 7। इन सभी में चर देखो, यहाँ चर घात 1, चर घात 1, चर घात 1, चर घात 1, यहाँ चर घात 1, ये चर घात 1। यानी जिन व्यंजकों में, जिन बीजीय व्यंजकों में चर की अधिकतम घात 1 हो वो क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद। सिंपल सा है। द्विघात जहां पे अधिकतम घात 2 हो, तो वो बीजीय व्यंजक जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाएंगे? द्विघात बहुपद। उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिखूं x² - 4x + 3, xy - 7, x² - y² + xy, ये सारे के सारे क्या हैं? द्विघात बहुपद है। जैसे इसमें अधिकतम यहाँ घात कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 1। लेकिन इस पूरे व्यंजक की अगर बात करें तो अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ देखो, यहाँ तो आप कहोगे कि चर की सर घात 1 ही है, लेकिन ये देखो ये जो चीज है, यहाँ 2 चर है हमारे पास x और y। इसमें एक घात x की, एक घात y की, कुल घात कितनी होगी? 2 घात हो चुकी है हमारे पास। इसलिए
एक ही टर्म में, एक ही पद में जब दो घात आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ भी घात 2, यहाँ भी घात 2 और ये भी घात कितनी होगी, 1 और 1 मिला के 2। तो अधिकतम घात उसमें भी कितनी है, 2 है। जब अधिकतम घात किसी भी बीजीय व्यंजक की 2 हो तो उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। ओके, त्रिघात बहुपद वही चीज जिसमें अधिकतम घात 3 हो। उदाहरण के तौर पे अगर लिखूं x³ - 4x, x³ - x² प्लस xy², इस तरीके की जितनी भी बनती है इनको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। इसके जो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे एक कंडीशन हम लेते हैं कि a ≠ = 0। a ≠ 0 क्यों लिया, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x³ खत्म हो जाएगा, x³ खत्म हो गया तो घात 3 खत्म होगी, तो फिर ये त्रिघात बहुपद ही नहीं बचेगी। ठीक है ना, बाकी 0 हो सकते हैं b c d, बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a के 0 होते ही त्रिघात बहुपद नहीं रहेगी। तो इनके बारे में हमने सीखा, रैखिक बहुपद कौन सी होती है, द्विघात बहुपद कौन सी होती है, त्रिघात बहुपद कौन सी होती है। अभी मैं करवा रहा हूं आपको पद के बारे में। बीजीय व्यंजकों में जैसे सबसे पहले हमारी बात आती है एक पदी, फिर आती है द्विपदी, फिर आती है हमारे पास त्रिपदी। एक पदी कौन सी है, द्विपदी कौन सी है और त्रिपदी कौन सी है। एक ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो। उदाहरण के तौर पे जैसे सिंपल लिखते हैं 4x³ हो गया, 5x की बार 7 हो गया, 7x हो गया, 9y हो गया। इन सभी में क्या है, एक ही पद है, मल्टीप्लाई हो सकती है। जो पद होगा ना वो प्लस और माइनस का सिंबल पद में कन्वर्ट करेगा। जब बीजीय व्यंजक में प्लस माइनस का सिंबल है वो पद में तोड़ता है। जैसे द्विपदी में उदाहरण दूं मैं 4x - 3 लिया, अब माइनस के सिंबल ने इनको दो पद में बांट दिया ना, एक पद इधर है एक पद उधर है, तो इसमें कितने पद हो गए, 2 पद। इस तरीके के जितने भी बनेंगे, जैसे मान लिया ऐसे लिख दिए मैंने xyzp - 4x³ y²। अब यहाँ पद तो 2 ही है, मल्टीप्लाई फर्क नहीं डालेगी पदों में, सिर्फ प्लस या माइनस का सिंबल फर्क डालेगा। तो ये 2 पद है, बीच में माइनस का सिंबल आया तो दीज आर द्विपदी। इसी तरीके से त्रिपदी कौन सी होगी, जिसमें 3 पद होंगे, x - y + z, 2x - y + z²। कुछ भी लिख दो, पद से मतलब है हमें। 3 पद है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो जहां पे 3 पद आ जाए हमारे पास वो क्या बनेगी बेटा, त्रिपदी बनेगी। ओके, अब हम पता करते हैं बेटा कि बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनते हैं। बहुपद की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। बहुपद की परिभाषा क्या है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हमने पहले पढ़ी है, पूर्ण संख्या में चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5, यानी ना तो घात माइनस में होनी चाहिए और ना ही घात फ्रैक्शन या रेशनल में या प्रीमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं x² - 4x + 3, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो ये बहुपद है। लेकिन अगर मैं लिखूं वर्गमूल x + 3, अब वर्गमूल का तुम्हें पता होना चाहिए, वर्गमूल जब बढ़ता है तो उसकी घात 1/2 हो जाती है। तो यहाँ x की घात क्या होगी, 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं बनेगी। इस चीज का हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से लिख दूं +7, तो ये क्या होगा, जब ऐसे वर्गमूल के अंदर 3 लगा दिया ना तो इसका मतलब है x की पावर 1/3 जमा में 7। तो यहाँ भी घात क्या आ गई, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं x जमा में 1/x, अब ये बटा में x आ गया ना तो इसको हमें ऊपर लेके जाना होता है। जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, उसकी माइनस हो जाती है। यहाँ घात प्लस का 1 थी, ऊपर जाके क्या होगी, घात माइनस। यहाँ चर की घात क्या आ गई, माइनस। माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारी बहुपद नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई बीजीय व्यंजक दे रखा है तो वो बहुपद कब होता है। तो बहुपद के लिए क्या पहचान करनी है हमें, चर में उस बीजीय व्यंजक में जितने भी चर हैं उनकी घात चेक करनी है। अगर घात एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, और अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है घातांक। घातांक बोल दो या गुणांक, गुणांक में घातांक, यानी
है, जैसे एक बहुपद लिख दिया मैंने x की 2 माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो x की 2 माइनस 4x प्लस 3 है, इसमें गुणांक पूछ लिया x की पावर 2 का गुणांक। आपको कुछ नहीं देखना, इस बहुपद के अंदर x की पावर 2 ढूंढो कहाँ है, ये रही। इसके साथ में नंबर क्या है, x की पावर 2 के साथ तो कुछ भी नंबर नहीं है तो उसके साथ हमेशा 1 होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो, क्योंकि 1 को किसी से भी गुणा करो वही संख्या आ जाती है। तो अगर किसी के साथ कोई भी गुणांक नहीं है तो उसका गुणांक हमेशा क्या होता है 1। तो x की पावर 2 के साथ गुणांक क्या है 1, इजी। अगर x का गुणांक निकालना हो तो x के साथ में क्या नंबर है, आप कहोगे 4 है, लेकिन 4 किस चीज का है, माइनस का, ये बात मत भूलना। अगर माइनस का नंबर है तो उसे माइनस का लेना है, तो x का गुणांक क्या हो गया -4, समझ गए। एक और बना देता हूं मैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब इसमें x क्यूब का गुणांक क्या है बेटा, फटाफट बताओ, 1 है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, -4 है। x का गुणांक, x के साथ में क्या नंबर है, प्लस का 7 है, समझ गए। तो गुणांक समझ गए। अब घातांक क्या होती है, हम उस बीजीय व्यंजक को उस घात की बहुपद भी कहते हैं। तो किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है, जैसे मान लो मैं इसी बहुपद की बात करता हूँ, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ चर की घात कितनी है 2, यहाँ चर की घात 1, यहाँ चर की घात है ही नहीं, इसका मतलब अधिकतम घात कितनी हुई 2। इसका घातांक क्या है, इसका घातांक आएगा बेटा 2, और इसका घातांक इसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो इस चीज का नोट करना है, बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद की घात चेक करनी है। मैक्सिमम जो घात हो, अधिकतम जो घात हो जिस पद में, वही उसका घातांक होता है, या उसे हम उस घात की बहुपद भी कहते हैं। जैसे कि इसे मैं अगर कहूं तो x की 2 माइनस 4x प्लस 3 2 घात की बहुपद है, ये 3 घात की बहुपद है। इसी तरीके से अगर मैं एक उदाहरण लिखूं, x की पावर 150 जमा में 7x की पावर 50। अब यहाँ x की घात कितनी है भाई 150, यहाँ x की घात कितनी है 50, अधिकतम घात कितनी है 150, तो ये बहुपद 150 घात की है, समझ गए। तो हम घातांक भी निकाल सकते हैं, गुणांक भी। चलो इसमें मुझे x की पावर 50 का गुणांक बताओ। x की पावर 50 का गुणांक क्या है बेटा, यहाँ पे प्लस का 7, उसके साथ में 7 नंबर लिखा है ना। तो गुणांक और घातांक, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सी चीजें हैं, इनको बार बार समझना है और प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, ओके। इसके बाद एक हमारे पास चर बहुपद व शून्य बहुपद होती है, ये बहुत काम की चीजें हैं। चर बहुपद कौन सी होती है, सॉरी अचर बहुपद। अचर बहुपद कौन सी होती है, कोई भी नंबर जो अचर लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7, 50, 100, 900, कुछ भी नंबर लिख दिया, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, अचर बहुपद में आएंगे। और शून्य बहुपद नाम से पता चल रहा है, जो शून्य है उसे अपने आप में एक शून्य बहुपद कहते हैं, ओके। अब बात समझो एक अच्छी सी, अचर बहुपद की घातांक क्या होगा, अचर बहुपद का घात क्या होगा। जैसे मान लो मैं 4 को सोल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें, 4 हमेशा 1 तो सभी के साथ गुणा होता है, बिल्कुल होता है, आप सभी जानते हो, कोई भी नंबर उसके साथ 1 गुणा में होता है। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी घात चाहिए। घात के लिए हमें क्या चाहिए, चर चाहिए, क्योंकि चर की अधिकतम घात तो घात कहलाती है। तो क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमें पता है चर की घात अगर 0 आ जाए तो वो 1 बनता है या नहीं। तो सभी के साथ इनके साथ 1 होगा और उसको x की घात 0 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ इसकी घात कितनी है, चर की घात अधिकतम 0, तो जो अचर बहुपद होता है वो 0 घात का होता है। चलो इसी तरीके से मुझे बताओ शून्य बहुपद की घात क्या होगी। शून्य बहुपद की घात निकालना पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, देखो शून्य को आप किसी से भी गुणा कर लो, शून्य को मैं x से गुणा कर देता हूँ, शून्य को मैं x की पावर 5 से गुणा कर देता हूँ, शून्य को x की पावर 999 से गुणा कर देता हूँ, शून्य को x की पावर 1 लाख से गुणा कर देता हूँ, और किसी से गुणा कर लो, हमेशा क्या बनेंगे, शून्य ही बनेंगे, 0 ही बनेंगे ना। इसलिए हम उसके साथ कोई भी चर ले सकते हैं, उसकी कोई भी घात ले सकते हैं, इसलिए शून्य बहुपद की घातांक निकालना संभव नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि शून्य बहुपद का कभी भी घात नहीं होता और अचर बहुपद का हमेशा घात 0 होगा, ओके।
अगला है हमारे पास बहुपद का मान। बहुपद का मान कैसे निकलता है? सबसे पहले तो आप ये देखो, बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कोई भी बहुपद है उसको एक हम नोटेशन दे सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं, जैसे px, क्योंकि सारी x में इसलिए इसको px लिख दिया, ये सारी y में थी इसलिए qy लिख दिया। इसको आप जरूरी नहीं qy लिखो, py लिख दो, ry लिख दो, zy लिख दो, ay लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी नाम दे दो। एक कोई भी नाम दिया और उसके ब्रैकेट में जिस चर में है वो ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, अब बात आती है बहुपद का मान। बहुपद का मान कैसे निकलता है? बहुपद में जो चर दिया गया है, अगर हम चर किसी को कोई भी वास्तविक संख्या रख दें, वास्तविक संख्या रखने के बाद बहुपद का जो मान आएगा वो मान क्या कहलाएगा? उस बहुपद का मान। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले x के बराबर 2 रख रहा हूँ, इसमें x बराबर जहां जहां इस बहुपद में मुझे x दिखेगा वहां मैं 2 रख दूंगा। x की जगह 2 रखा, इस x की जगह 2 रखा, इसकी पावर 2 थी तो 2 ले ली, माइनस 4 गुना 2 प्लस में 3, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, माइनस 4 दूनी 8 प्लस 3। अब हमें पता है कि प्लस प्लस वाले प्लस होते हैं और फिर माइनस वाला 4 के साथ प्लस है, 3 के साथ प्लस है, दोनों प्लस हो गए, 4 और 3 7, माइनस में 8। अब 7 प्लस का 8 माइनस का दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 में से 7 माइनस किया 1 और 8 बढ़ा था तो माइनस 1 आ गया। ओके, इसी तरीके से इसका मैंने मान निकाला, y की जगह 3 पुट किया, 3 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, जहां जहां y दिखा वहां मैंने 3 रख दिया, यहाँ भी हम 3 रख देंगे और इधर p2 हमने रख रखा है। तो इसको 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा, 3 दिया 9 दिया 27, माइनस 3 दिया 9 प्लस में 2, 27 और 2 29 हो गए प्लस प्लस वाले, और 29 में से 9 हो गया 20। सिंपल है बहुपद का मान निकालना, जहां पे जो चर दिखे वहां पे वो वैल्यू पुट कर दो, बहुपद का मान आ जाएगा। अब इसके बाद है p1। इसी बहुपद में मैंने p की x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखो, देखो 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 3, तो अब 1 प्लस का 3 प्लस का 3 और 1 क्या हो गया? 4, माइनस में 4 बराबर 0। उसी तरीके से मैंने इसमें x की जगह 3 रखा, p3 के लिए सोल्व किया, 3 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3, प्लस प्लस वाले जुड़ के 9 और 3 12, माइनस 12 कितना बच गया? 0। ओके, अब एक बात नोटिस करो, इसकी वैल्यू कितनी आई? -1, इसकी वैल्यू कितनी आई? 20, लेकिन 1 और 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो अगर किसी बहुपद का किसी वास्तविक संख्या पे मान 0 आ जाए, ध्यान से सुनना है, अगर किसी बहुपद का किसी भी वास्तविक संख्या रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ जाए, तो जिस वास्तविक संख्या को रखा गया है, जैसे इसमें क्या रखा गया 1 और 3, ये दोनों इस बहुपद के क्या कहलाएंगे? शून्यक। तो बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक क्या है बेटा? एक तो 1 है और दूसरा 3 है। समझ में आया शून्य क्या होता है? शून्य वो होता है किसी भी बहुपद का अगर हम उस बहुपद में चर की जगह वो मान रखें और उस बहुपद का मान क्या आ जाए? 0। समझ गए? तो वो उस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। जैसे इस बहुपद के शून्य 1 और 3 है, बाकी बहुपद के आप तुम खुद निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम बहुपद के शून्य की। बहुपद के शून्य के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि शून्य में चर का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? शून्य। अब शून्य का हम ज्यामितीय रूप में देख रहे हैं, ज्यामितीय रूप से शून्य कैसे निकलते हैं। हमने दो बहुपद लिए, एक रैखिक बहुपद लिए, एक द्विघात बहुपद लिए। ओके, रैखिक बहुपद लिए मैंने 2x प्लस 3, उसको मैंने y के बराबर लिख लिया क्योंकि हम करते होते हैं। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे x का मान, ये 9th क्लास में हमने किया है 3rd चैप्टर में, निर्देशांक ज्यामिति में मान निकालना आता है हमें। x की जगह हमने 0 रखा, y का मान 3 आ गया, y की जगह 0 रखेंगे, x का मान -3/2 आ जाएगा। ये भी हमें पॉइंट डिनोट करने आते हैं। कैसे? जैसे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 कहाँ होगी? x 0, इस लाइन, ये लाइन x की है और ये लाइन y की है। इस लाइन पे 0 कहाँ है? ये रहा, और y 3, इसी लाइन पे 3 कहाँ है? तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये आता है, इसलिए 0,3 पॉइंट बन गया। इसमें x की वैल्यू -3/2, x -3/2 मतलब -1.5 हो गया ना। -1.5 क्या होगा? -1 और -2 के बीच में, तो x की वैल्यू है, x की ये लाइन -1.5 तो यहाँ होगा, और y की वैल्यू 0, y 0 इस लाइन पे कहाँ है? यहाँ है। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो गया? ये 2 पॉइंट ये आए ना हमारे पास, इन दोनों को मिलाने वाली हमने लाइन खींची, तो ये हमारा ग्राफ बन गया y बराबर 2x प्लस 3 का। इसी तरीके से एक द्विघात बहुपद लिए मैंने y बराबर x² - 2, इसमें भी कई सारे मैंने x की वैल्यूज रखी, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, -3, आप और भी रख सकते हो। द्विघात बहुपद के लिए हमें थोड़ी ज्यादा वैल्यूज रखनी पड़ती है।
जैसे मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 का वर्ग किया 4, 4 माइनस 2 2 हो गया। फिर मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। 0 रखा, 0 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 रह गया। माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 रह गया। अब ये सारे पॉइंट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। देखो x एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये रहा। y एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये रहा। अब इन दोनों का पॉइंट कहाँ है, ये बताया हुआ ना तुम्हें। इससे एक ऐसे डॉटेड लाइन खींचो, इससे डॉटेड लाइन खींचो, दोनों जहां मिलती है वो पॉइंट हमारा क्या है, 2,2। नहीं आता तो दोबारा से समझ लो कि x एक्सिस जैसे x के पे 2 चाहिए, y पे 2 चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये x का 2 लिया, ये y का 2 लिया, इससे ऐसे लाइन खींच दी, वो गलत है। ये एक पॉइंट है बस। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे जहां 2 है वो ले लेंगे, उससे एक ऐसी सीधी लाइन खींच देंगे। y एक्सिस पे जो 2 है, ये y एक्सिस है, इस पे 2 यहाँ है, इससे ऐसी लाइन खींच देंगे। वो दोनों जहां मिलेगी वो पॉइंट हमारा बनेगा 2,2। ओके। इसी तरीके से x की 1, y की -1। तो x पे 1 कहाँ है, ये, और y पे -1 का है। y की लाइन ये है तो y पे -1 ये होगा। इससे ऐसे खींचेंगे, इससे ऐसे खींचेंगे, इनका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो यहाँ है, और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। x -1, y -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 यहाँ है, y की वैल्यू -1 यहाँ है। x -2, y 2, तो ये ऊपर जाके यहाँ आ जाएगा। x -3 और y 7, वो ऊपर जाके आ जाएगा कहीं। फिर हमने इनको ऐसे मिलाने वाली ये लाइन खींच दी। तो हमेशा द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा ना, वो या तो इस तरीके का बनेगा या इस तरीके का बनेगा, इस इक्वेशन में, इस बहुपद में। ओके। तो अब हमें क्या करना है, शून्य को बताने हैं। देखो, जब भी ग्राफ ये अगर हमें रूपण दे दिया जाए तो हमें क्या करना है, ग्राफ को चेक करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है और किस बिंदु पे काट रहा है। जितनी बार काटेगा उतने शून्य होंगे, और जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु उसका शून्य कहलाएगा। जैसे ये देखो, एक्स एक्सिस ये है, इसने कितनी बार काटा है, एक ही बार काटा है। इस जगह पे इसके शून्य कितने हैं, 2 हो सकते हैं। इसका शून्य 1 है। और क्या है इसका शून्य, ये जो जिस बिंदु पे काटता है, किस बिंदु पे काटता है, इस पे, और ये बिंदु क्या था, -3/2। इसका शून्य 1 है और वो -3/2 है। अब इसका शून्य देखो, इसने एक्स एक्स को कितनी बार काटा है, एक तो यहाँ काटा है और दूसरा यहाँ काटा है। इसके शून्य कितने होगा, 2। इसके शून्य क्या क्या होंगे, इसके शून्य हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इससे डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। ओके। अगर हम इसके शून्य निकालेंगे तो इसके शून्य हमारे पास आएंगे, एक तो प्लस का वर्गमूल 2 और एक माइनस का वर्गमूल 2। वो इसको बराबर 0 रख के निकालते होते हैं, वो हमें निकालने आते हैं। ओके। इसी तरीके से मान लो ये तो इस तरीके की बनी, तुम्हारे पास एक बहुपद ये इस तरीके की भी बन सकती है। इसके शून्य बताओ मुझे कितने हैं, बता सकता है कोई? ये देखो, इस ग्राफ ने एक्स एक्स की ये लाइन है, ध्यान रखना। एक्स एक्स को कितनी बार काटा ही नहीं, ऊपर ही चली गई है, तो इसका शून्य क्या होगा, 0। ठीक है। इसी तरीके से एक ग्राफ और बनाता हूं मैं। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा हो, इसने कितनी बार काटा, एक्स एक्स ये है, इसने भी नहीं काटा, तो इसके शून्य भी कितने हैं, 0। चलो एक ग्राफ और बनाता हूं मैं। यहां मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं, इन ग्राफ्स में हमें बताना है कि इनके शून्य कितने हैं। कोई सिंपल सा रिजल्ट हमें चेक करना है कि एक्स एक्सिस को किसने कितनी बार काटा है। इसने देखो कितनी बार काटा है, यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु पे काटा है, तो इसका शून्य कितना हुआ, 1। इसने भी कितनी बार काटा है, ऊपर एक बार काटा है, तो शून्य कितना हुआ, 1। इसने कितनी बार काटा, 1 2 3, तो शून्य क्या होगा इसका, शून्य किसके होंगे, 3। इसने कितनी बार काटा, 1 बार 2 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे बेटा, 2। इसने कितनी बार काटा है, 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने होंगे, 4। समझ गए? अब पहले प्रश्नावली में हमें इसी तरीके के डायग्राम दिए हुए हैं, और इन डायग्राम्स को हमें इस तरीके से देख के बताना है कि इनके शून्य कितने हैं। वेरी इजी है। एक चीज बता सकता हूं आपको कि जो द्विघात बहुपद हमने देखी थी, द्विघात बहुपद के हमने अभी देखे थे कि कितने शून्य हो सकते हैं। अधिकतम शून्य द्विघात के 2 हो सकते हैं। देखो, द्विघात बहुपद का शून्य 1 भी आया, 0 भी मैंने बताया, और 2 भी हमने निकाले। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य
अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं बेटा? 2 हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। इसी तरीके से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य क्या होंगे? त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य 3 होंगे। त्रिघात के शून्य 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इन रिजल्ट्स को लेके आप एक्सरसाइज 2.1 को अपने आप सोल्व करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। धन्यवाद।